कौशल प्रसाद कंटक पथ पर नंगे पांव में भाग 17 में हम बात कर रहे थे बाबूजी के जीवन की प्रथम त्रासदी की। आज बाबूजी के जीवन की प्रथम त्रासदी की ये भाग 2 में हम इसी प्रकरण को आगे लेकर चलते हैं। बाबूजी घायल भाई की प्राथमिक चिकित्सा के बाद मुजफ्फरनगर इलाज के लिए दौड़े। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और संतुष्ट दिखाई दिए, पर रात होते होते भाई की बिगड़ती तबीयत देखकर बाबूजी का मन डूबने लगा था। देर रात में दिनेश फुल्ला का स्वर्गवास हो गया। बाबूजी अपनी डायरी में लिखते हैं, मेरा भाई मुझसे रूठ कर सो चला गया। रात सोया भी नहीं था। 3 बजे इस समाचार से दिल में धक्का लगा। बाहर बरामदे में चक्कर खाकर गिर पड़ा। अपने प्यारे भाई का शव बरामदे में लाया। मुंह देखा, ऐसा लग रहा था कि अभी सो रहा है। टेलीफोन एक्सचेंज से पुलिस थाने और नंबर 31 पर कॉल की। फिर उमा बहन को तार भेजा। ताऊ जी, अंकल जी आए। मैं पिताजी की प्रतीक्षा करता रहा। सुबह 8:30 बजे पिताजी आए। उन्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे उनके अनंत बोध में शांत थे। 11 बजे उनका दिनेश शरीर पोस्टमार्टम के लिए चला गया। अपराह्न 3 बजे उसका पार्थिव शरीर कार से लेकर शाम 5:30 बजे कांदला पहुंचे। उसके पवित्र दर्शनों के लिए जनता उमड़ पड़ी थी। मेरा भाई शहीद हुआ। अपने भाई का क्रियाक्रम मैंने ही किया। 6:30 बजे के लगभग उसके दिनेश के पार्थिव शरीर में अग्नि प्रज्वलित की। अपने हृदय से मैंने याद किया, प्रिय भाई की हत्या ने बाबूजी को अंदर तक तोड़ डाला था। मेरठ से कांडला आने का उनका मन नहीं करता था। बार बार भाई की स्नेह बातें उन्हें स्मरण हो आती। 31 अगस्त 1966 को अपनी मनोदशा का उद्घाटन करते हुए बाबूजी अपनी डायरी में लिखते हैं, मुझे महसूस होता है फुल्ला कहा करता था कि बाबूजी के पास तो मैं रह सकता हूँ, मेरठ में पढ़ सकता हूँ, मगर मुझे दुख है कि मैं उसकी दिनेश की इच्छा पूरी नहीं कर सका। भाई के न होने का एहसास उनके हृदय को बहुत दुख देता था। 8 सितंबर 1966 को मेरठ से कांडला आने पर उनकी डायरी में लिखी ये बातें इसका प्रमाण है। जुलाई में कांडला से वापस आने के बाद वहां जाने का यह दूसरा अवसर है और कांडला ही में ये बात महसूस होती है कि फुल्ला नहीं मिला, क्योंकि वह अब तक वहीं रहता था और वहीं मिला करता था। मोटर स्टैंड पर भी आंखें चारों ओर यही ढूंढने की कोशिश करती रही कि कहीं फुल्ला साइकिल लिए मिल जाए, परंतु यह सब भ्रम है। ऐसा दुख दिल पर बैठ गया है कि दिमाग ही काम नहीं करता। मैं यही सोचता रहता हूँ कि मेरा या मेरे परिवार का क्या अपराध था जिसके लिए हमें इतनी बड़ी सजा मिली। वस्तुतः मरने वाला तो मर जाता है, परंतु भरते वे लोग हैं जो बाद में रह जाते हैं। कभी दिल में किसी खुशी की बात आती है, तब फुल्ले की याद उसको समाप्त कर जाती है। छोटे भाई के अधूरे सपनों को बाबूजी पूरा भी करना चाहते थे, पर दुर्भाग्यवश ऐसा संभव न हो सका। इस अधूरे सपने का जिक्र बाबूजी 11 सितंबर 1966 की डायरी में लिखते हैं, फुल्ले द्वारा लिखित ममता उपन्यास पढ़ा था। थोड़ा भाग पढ़ा था। वस्तुतः उसका मस्तिष्क बड़ा तीव्र था। उसके हृदय पर भी कुछ बातों की ठेस पहुंचती थी। इसमें उसने संतानहीन के संबंध में एक लाला की कहानी लिखी है जो आधुनिक है। एक यही संपत्ति अपनी यादगार में वह हमारे लिए छोड़ गया है। व्यक्ति याद दिलाने के लिए अपनी कुछ न कुछ चीज छोड़ जाया करता है, जिसके माध्यम से परिवार के लोग कुछ संतोष पा सकें। मैं उसके इस उपन्यास को सुधार कर समय आने पर प्रकाशित कराऊंगा, ऐसी आशा है। अनुज, दिनेश फुल्ला की हत्या ने बाबूजी को न केवल दुख पहुंचाया, वरन आक्रोश से भी भर दिया था। 20 सितंबर 1966 की डायरी लिखते हुए उनका यह आक्रोश इस पर झलकता है। पिताजी के पत्र से पता चला कि केस दिनेश की हत्या संबंधित केस में 10, 11 व 12 सन 1966 अक्टूबर लगी है। देखना है कि अब की बार न्याय होता है कि नहीं। यदि न्याय न हुआ तब मजबूर होकर कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अक्टूबर 1966 की 10, 11, 12 तारीख को मुकदमे में दोनों पक्षों के बयान व बहस हुई। मुकदमे के निर्णय के विषय में बाबूजी को मुजफ्फरनगर से श्री राधेश्याम द्वारा मेरठ प्रेषित एक पत्र द्वारा जानकारी हुई। मुख्य अभियुक्त अशोक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 20 अक्टूबर 1966 की डायरी में बाबूजी लिखते हैं, जैसा कि संभावना थी, अशोक अभियुक्त को कल सेशन जज श्री प्रेम प्रकाश ने आजीवन कारावास का दंड दिया। यह राधेश्याम के पत्र से मालूम हुआ।
अनुज दिनेश फुल्ला की इस आकस्मिक मृत्यु ने बाबूजी के जीवन को कितनी गहराई तक शोक के समुद्र में डुबो दिया था। 13 नवंबर 1966 की उनकी लिखी डायरी के इस अंश के साथ हम इस प्रसंग को यही पूरा करते हैं। संसार का कार्यक्रम तो चलता ही रहता है, किसी व्यक्ति विशेष पर वह कभी निर्भर नहीं रहता। मनुष्यों का संसार में आना जाना लगा रहता है, परंतु कोई मनुष्य अपने कैसे संस्कार लेता आता है, उसकी याद हृदय में रम जाती है। हम सब लोग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, परंतु प्रिय फुल्ले का अवसान सारे परिवार के लिए ऐसा शोक समुद्र है कि जब वह ज्वार भाटे की तरह उमड़ता है, तब सब उसमें डूब जाते हैं। हृदय कांप उठता है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना है। शांति, शांति, शांति। यही वह त्रासदी थी बाबूजी के जीवन की, जिसके बाद उन्होंने सिगरेट पीना आरंभ कर दिया। सब जानते हैं कि बाबूजी बहुत सिगरेट पीते थे और ये शुरुआत यहीं से हुई थी। आप सबको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, इसके बारे में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, पोस्ट को लाइक करें। धन्यवाद।